जानती तख्ता पलट नेपाल में ढाका मॉडल। नेपाल में अब की बार जैन जी के पसंद की सरकार। पिछले कुछ दिनों से भारत का पड़ोसी देश नेपाल जल रहा है। नेपाल में हंगामा मचा हुआ है। नेपाल में जैन जी के प्रदर्शनकारी संसद भवन फूंक चुके हैं, राष्ट्रपति भवन स्वाहा कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जला चुके हैं। नेपाल के भ्रष्ट अफसर हेलीकॉप्टर से लटक लटक कर कुछ इस तरह भाग चुके हैं कि अब भले ही नेपाल में हिंसा की आग थम गई हो, लेकिन वहां की सड़कों पर बर्बादी के निशान अब भी दिख रहे हैं। 3 दिनों की हिंसा के बाद आर्मी ने कमान संभाल ली है। चप्पे चप्पे पर आर्मी के जवान तैनात हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नेपाल में अब आर्मी रूल चलेगा? क्या नेपाल में फिर से राजशाही लौटने वाली है या फिर नेपाल में फिर से चुनाव होने वाला है? सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ विषम परिस्थितिमा पनि नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहँदै आएको तथ्य हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी में राष्ट्रपति रामचंद्रन पौडेल, सेना प्रमुख और जैन जी नेताओं के बीच बैठक हुई है। अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सुशीला कार्की, बालेन्द्र शाह, कुलमान घिसिंग और हरका सम्पांग के नाम आगे हैं। सेना ने कहा कि इस राजनीतिक संकट का समाधान और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। जिस तरीके से उन पार्टीज के नेताओं को, उनके दफ्तरों को टारगेट किया गया, उससे तो ये पता लगता है कि उनके खिलाफ कितना रोष है जनता में। तो उनकी क्या अब स्टैंडिंग है कि वो कोई भी किरदार अदा कर सकें, लेकिन क्या जो दूसरे लोग हैं उनकी इतनी अपील है कि वो काठमांडू से या अपने अपने क्षेत्रों से बाहर निकल कर के एक ब्रॉडर पैन नेपाल अपील बना सकें? अभी हमारे को पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता। सेना की तमाम कोशिशों के बावजूद नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। इसे लेकर जैन जी 2 ग्रुपों में बंट गया है और नेपाल में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने को लेकर राजधानी काठमांडू में नेपाली सेना के जंगी अड्डे के सामने हाथापाई हुई है। झगड़ा तब शुरू हुआ जब युवाओं का एक समूह कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने का विरोध करने लगा। इसके जवाब में उनके समर्थकों ने नारे लगाए। जल्द ही बालेन्द्र शाह का समर्थन करने वाले प्रदर्शनकारी और धरान के मेयर हरका सम्पांग से जुड़े कुछ लोग भी इस विवाद में कूद पड़े। नारेबाजी हाथापाई में बदल गई और यह इलाका अराजकता का केंद्र बन गया। सेना के जवानों को हालात काबू में लाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सुशीला कार्की के नाम को खारिज कर दिया है। गुट मांग कर रहा है कि काठमांडू मेयर बालेन्द्र शाह प्रधानमंत्री बने। हालांकि बालेन्द्र शाह ही साफ कर चुके हैं कि संसद का विघटन किए बिना वह किसी सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। बालेन्द्र शाह के समर्थक कार्की का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर बालेन्द्र शाह प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो धरान मेयर हरका सम्पांग उनके प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे। ये नहीं है कि टोटल कयास हो गया है, जो हालांकि जो हुआ है नेपाल में बेहद दुखद है। वायलेंस एंड किलिंग्स, बर्निंग्स, इतना तो वो बिल्कुल कंडेमनेबल ही नहीं होना, शॉकिंग है। बट अभी जो हो रहा है, अभी देखना है आज के 1, 2, 3 दिन में कि कार्की को किस तरह से आर्मी का वर्किंग रिलेशनशिप होगा। अगर उनको नॉमिनेट कुछ किया जाता है, कितने समय के लिए होगा, अगर उसका कोई हिसाब दें, या ओपन एंडेड है कि इलेक्शन होंगी दोबारा, ये केयर टेकर होंगी। इस तरह के प्रश्नों का आई थिंक जवाब अगले 1-2 दिन में मिलेगा। बट उससे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये देखना कि ये जो जेन जी का जो आपके ये रेवोल्यूशन जो भी है, उसमें से कौन कौन से नेता इनके साथ जुड़ते हैं और क्या नेपाल जो हुआ है अभी तख्ता पलटी कहेंगे, क्या पूरा का पूरा नेपाल मेजॉरिटी रूप से इससे एग्री करता है, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। नेपाल में अभी अंतरिम सरकार बनने की कवायद चल रही है। यही अंतरिम सरकार बाद में नेपाल में चुनाव करवाएगी। अभी नेपाल में जो बवाल और स्थिति है उसे कंट्रोल करने के लिए अंतरिम सरकार की जरूरत है। अभी नेपाल का मुखिया कौन होगा यह तय नहीं है। अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम को लेकर बुधवार शाम तक पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनाने की खबर आई थी, लेकिन गुरुवार दोपहर तक लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग का नाम सामने आ गया। इस बीच नेपाल के युवाओं ने एक चौंकाने वाली मांग रख दी।
उनका कहना है कि नेपाल को केपी शर्मा ओली जैसा प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चाहिए, जो नेपाल को आगे ले जाएं और नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें। नेपाल में भ्रष्टाचार और अक्षमता के कारण देश की स्थिति खराब हो गई है। वे ईमानदार और दक्ष नेतृत्व की मांग कर रहे हैं, जिसकी तुलना वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। नेपाल में हालात को देखते हुए सेना ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाकों में तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रखा है। नेपाल हिंसा में अब तक 34 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसएसबी की 51वीं बटालियन के जवान दिन रात गश्त कर रहे हैं। नेपाल में फंसे भारतीय नागरिक अपने कागजात दिखाकर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं नेपाली नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरी कामों के लिए प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन दैनिक उपयोग के सामान की खरीदारी के लिए नेपाली नागरिकों को भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अंतरिम सरकार बनने के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। अभी तक हमने जो हमारे सामने प्रमाण आए हैं वो ये है, नेपाल की राजनीति जो है पिछले 1-2 दशक में काफ़ी खंडित हो गई है। जिस तरीके के वर्डिक्ट्स आते हैं वो प्रॉपर किसी एक पार्टी के पास बहुमत नहीं आता, तो काफ़ी डिवाइडेड वर्डिक्ट्स आ रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या अब आप एक चुनाव की तरफ जाते हैं या कोई और ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है, एक इंटरिम सरकार बनती है कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, उसके बाद वापस राजनीति पटरी पे आती है। तो अभी तो सारी की सारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच नेपाल ने अपनी इतिहास की सबसे बड़ी जेल ब्रेक घटनाओं में से एक देखी। मंगलवार और बुधवार को देश भर की 25 से ज्यादा जेलों से करीब 15,000 कैदी फरार हो गए। प्रदर्शनकारियों ने कई जेलों पर हमला कर प्रशासनिक भवनों में आग लगा दी और गेट तोड़कर कैदियों को छुड़ा लिया। अभी भी नेपाल के जेल से कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल के रामेछाप में कैदियों ने जेल से भागने की कोशिश की, जिसके बाद सेना ने गोली चला दी। सेना की गोली लगने से 2 कैदियों की मौत हो गई। सेना से झड़प के दौरान 10 और कैदियों को गोली लगी है। नेपाल में सेना का नियंत्रण होने के बाद गोलीबारी की यह पहली घटना है, लेकिन गोलीबारी के बाद भी नेपाल की जेल से कैदियों के भागने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल के भीमफैदी जेल से 441 कैदी फरार हो गए। जेल प्रशासन के मुताबिक ब्लॉक ए से 260 और ब्लॉक बी से 181 कैदी दीवार तोड़कर भाग निकले। नेपाल में बवाल सोशल मीडिया बैन की वजह से शुरू हुआ। हालांकि यह भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर भी गुस्सा भड़का था। प्रदर्शन सितंबर की शुरुआत में सोशल मीडिया पर #नेपोकिट कैंपेन से शुरू हुए, जहां युवाओं ने नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल और भ्रष्टाचार पर गुस्सा जताया। सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने से यह और भड़क गया, जो फ्री स्पीच पर हमला माना गया। हालांकि बैन बाद में हटा लिया गया, लेकिन प्रदर्शन आर्थिक मुद्दों और बेरोजगारी पर केंद्रित हो गए और आखिरकार इसकी आग में नेपाल पूरी तरह से जल गया। और अब माना जा रहा है कि नेपाल में नई सरकार बनने के बाद ही शांति आ पाएगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।